तो फ्रेंड्स, मैं देवेनारी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र के बारे में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारी जो त्रैमासिक परीक्षा चल रही है इसमें आपको अध्याय 1, 2, 6, 7, 10 और 11 ये 6 पार्ट कंप्लीट करने हैं, जिसमें से पिछले वीडियो में हम 1 और 2 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं। मैं आपको पूरा बता चुका हूं। इस वीडियो में हम अध्याय 6 और 7 को करने वाले हैं और एक वीडियो में आपको और बताऊंगा जिसमें आपको अध्याय 10 और 11 में करवाऊंगा। ठीक है, तो यदि आप मेरे साथ तैयारी करेंगे तो आपको विज्ञान में 75 में से 75 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये डेफिनेटली मैं लिख कर दे सकता हूं। ठीक है, तो इस अध्याय को हम पूरा समझेंगे। इसके बाद में आपको एक पीडीएफ भी मैं दूंगा जिसमें सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी। तो आप क्वेश्चन के आंसर के बारे में बिल्कुल भी टेंशन ना करें, सिर्फ आपको समझना इस वीडियो के माध्यम से इस अध्याय को, अध्याय 6 और अध्याय 7 को। तो देखिए, अध्याय 6 का नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का अर्थ होता है कि जो लाइफ प्रोसेस होती है ना, जीवन जीने के लिए जितने भी सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर काम करते हैं उन सारे सिस्टम्स को जैव प्रक्रम कहते हैं, जिसमें आपका न्यूट्रिशन यानी पोषण आ जाता है ना, पाचन आ जाता है, श्वसन आ जाता है, उत्सर्जन आ जाता है और रक्त परिसंचरण, यानी बहुत सारे सिस्टम के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो थोड़ा थोड़ा सबके बारे में समझेंगे। तो जैव प्रक्रम क्या होता है? ऐसे सारे प्रक्रम जो बॉडी के अंदर अनुरक्षण का, यानी कि मानव शरीर के अंदर या जीव के शरीर के अंदर अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उसकी वृद्धि को, विकास को नियंत्रित करते हैं, वो सारे ही प्रक्रम जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अब जैव प्रक्रम के बारे में हमने इतना देख लिया। इसके बाद में हम देखते हैं कि जैव प्रक्रम में है ना, जैसे कि पोषण, सबसे पहला पॉइंट होता है पोषण। पोषण एंड न्यूट्रिशन। तो पोषण 2 प्रकार का होता है, स्वपोषी और परपोषी। जितने भी जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जैसे कि समस्त हरे पौधे और अमीबा और कुछ जीवाणु वगैरह, ये क्या कहलाते हैं? स्वपोषी जीव कहलाते हैं और इनमें स्वपोषी पोषण होता है। ठीक है, जैसे कि पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ग्लूकोज स्वयं बना लेते हैं, तो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी जीव है। और वो ऐसा पोषण क्या कहलाता है? स्वपोषी पोषण। लेकिन हम क्या करते हैं? अब दूसरी बात, यहाँ पर एक शब्द आया है क्लोरोप्लास्ट। तो हम देख लेते हैं कि ये जो स्वपोषी जीव होते हैं जैसे पेड़ पौधे, ये अपना भोजन किस कारण से बना पाते हैं? क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। और क्लोरोप्लास्ट यानी जो पत्तियों के छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको क्लोरोप्लास्ट रहता है उनमें, और उनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट रहता है। वही क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। आप परपोषी किसे कहते हैं? समस्त जो जीव होते हैं, यानी कि जो इंसान होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो अपने भोजन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? परपोषी जीव कहते हैं। ठीक है, अपना भोजन जो स्वयं नहीं बना सकते हैं उनको परपोषी जीव कहते हैं। अब मान लो यहाँ पर पहला तंत्र आता है जैव प्रक्रम में, पहला ही तंत्र आ गया आपका पाचन तंत्र। ठीक है, तो पाचन तंत्र से संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उनके बारे में बात कर लें। ये आपका पाचन तंत्र का चित्र है, बहुत ही ईजी है ना, और इसको आप बना के देखना। अब इसमें खास बात क्या है, क्या हमको पढ़ने लायक चीज है? सबसे पहले हमको ये याद होना चाहिए कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में जब खाना जाता है तो मुंह में उसमें लार मिलती है। उस लार में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि स्टार्च का पाचन शुरू कर देते हैं, है ना। बस ये याद रखना, एमाइलेज एंजाइम होता है जो कि स्टार्च का पाचन शुरू कर देता है। उसके बाद में भोजन कहां पर आ जाता है? भोजन आ जाता है आमाशय में, यहां पर आ जाता है। अब आमाशय में इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखना है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें होता है। ठीक है, और जो है इसका पीएच बहुत ही कम होता है, यानी कि ये बहुत ज्यादा अम्लीय होता है। तो यह क्या करता है? भोजन को बिल्कुल क्या करता है? भोजन को अम्लीय बना देता है, उसमें कुछ जीवाणु वगैरह जो आते हैं उनको भी नष्ट कर देता है। इसके बाद में जो भोजन है वो आमाशय से कहाँ आता है? छोटी आंत में आ जाता है। अब छोटी आंत में क्या होता है? छोटी आंत में यहाँ से लीवर में से, है ना, पित्तरस मिलता है और अग्नाशय से कुछ एंजाइम मिलते हैं, है ना, जैसे लाइपेज है ना, ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है। ये एंजाइम क्या करते हैं? भोजन का पूरा पाचन कर देते हैं। लेकिन पाचन होता कहां पर है? छोटी आंत में। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहां पर होता है? तो छोटी आंत में होता है। और कुछ इंपोर्टेंट ऑर्गन जैसे कि आपका आमाशय है, अग्नाशय है, लीवर है, छोटी आंत है, इनमें कुछ एंजाइम से निकलते हैं। मुंह में कौन सा एंजाइम निकलता है याद होना चाहिए, है ना। पित्तरस कहां पर बनता है? तो पित्तरस लीवर में बनता है और ये पित्ताशय में स्टोर रहता है। ठीक है, और भोजन का पूरा पाचन कहां पर होता है? छोटी आंत में होता है। बस ये याद रखना आपको पाचन से संबंधित चीज में। ठीक, और पाचन 3 चीजों का ही होता है। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, 3 चीजों का ही पाचन होता है। बस ये आपको याद रखना है। और पाचन कहां पर होता है? छोटी आंत में होता है। इसके बाद में
यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, तो ये सारे हमारा आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, पाचक एंजाइम की क्या कार्य, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको इसी वीडियो में अभी उपलब्ध करवाने वाला हूँ। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, आप टेंशन ना ले, सिर्फ आप समझते जाइए। अब श्वसन की बात हम करते हैं। अब जो हमने खाना खाया उससे जो हमको ऊर्जा मिली, वो ऊर्जा भैया है ना, उसका ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए, ऑक्सीकरण भी होना चाहिए, ऊर्जा हमारे जो है ब्लड तक पहुंचनी चाहिए, और ब्लड जो है कब काम करेगा, जब उसमें जो है ऑक्सीजन रहेगी। अब ऑक्सीजन कैसे मिलेगी आपको, श्वसन के माध्यम से मिलेगी, है ना। तो श्वसन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। अब इसमें जो श्वसन है, श्वसन तंत्र में सबसे मेन चीज पढ़ने वाली आपको ये है कि जब ये वाला चित्र, ये है ना, ये वाला आपको विशेष ध्यान रखना है, ग्लूकोज का विखंडन कहां कहां पर होता है और किसकी उपस्थिति में होता है। देखिए ये ग्लूकोज है और इसका 3 अणुओं में, कोशिका द्रव्य के अंदर 3 अणुओं वाले पाइरुवेट अणु में विखंडित हो जाता है ये। अब इसका जो श्वसन होता है, ये श्वसन 3 प्रकार का होता है। पहला तो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ये यहाँ पर हो गया, दूसरा है ऑक्सीजन के अभाव में, और तीसरा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में होता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनती है, ठीक है। ऑक्सीजन के अभाव में कहां पर होता है श्वसन, वो होता है हमारी पेशी कोशिकाओं में, और उसमें लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन कहां पर होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनती है। ये आपको विशेष याद रखना है कि ग्लूकोज का जो विखंडन होता है वो कोशिका द्रव्य में पाइरुवेट में हो जाता है, फिर इस पाइरुवेट का जो विखंडन होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बस ये याद रखना है आपको, ठीक है। और ये पूरा पथ याद होना चाहिए आपको, ओके। और जो हमारी ऊर्जा है, ऊर्जा मुद्रा का नाम एटीपी होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये भी आपको इसमें इंक्लूड करना, जोड़ना है, ठीक है। इतना हो गया। अब हमने क्या पढ़ लिया, पाचन और श्वसन। अब हम बात करेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। अब श्वसन तंत्र में है ना, ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए, लंग्स का यानी कि है ना फेफड़ों का चित्र बनाना याद होना चाहिए, और कुपिकाएं ये होती हैं जिन्हें एल्वियोली कहते हैं इंग्लिश में, और ये 80 वर्ग मीटर तक फैल सकती है ना। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि यदि हम इनको फैलाएंगे तो 80 वर्ग मीटर तक क्षेत्र को ये ढक सकती है, ठीक है। इसके बाद में मानव में वहन का अर्थ होता है कि जो रक्त घूमता रहता है उसके लिए कुछ नलिकाओं की जरूरत होती है, और एक ऐसा सिस्टम की जरूरत होती है जो उस रक्त को यहाँ से वहां भेज सके, ढकेल सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं, हमारा हृदय। तो हृदय के बारे में, हृदय का डायग्राम याद होना चाहिए पहले तो। दूसरी बात ये कि जो नसें जिनमें अशुद्ध रक्त बहता है उनको क्या बोलते हैं, सिराएं कहते हैं, ठीक है। और सिराओं का जो कलर होता है वो कैसा है, ये थोड़ा सा हल्का नीला होता है। और जिनमें शुद्ध रक्त बहता है उनको क्या बोलते हैं, धमनी बोलते हैं, और इनका कलर कैसा होता है, लाल होता है। बस ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो सिराएं कैसी होती हैं, जिनमें अशुद्ध रक्त बहता है, धमनी जिनमें शुद्ध रक्त बहता है, और हमारी बॉडी में नीचे की तरफ क्या है, धमनियां हैं, और ऊपर की तरफ सिराएं हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में हार्ट के 4 चेंबर होते हैं, ऊपर वाले 2 चेंबर जिनको आलिंद कहते हैं, नीचे वाले 2 चेंबर जिनको निलय कहते हैं, ठीक है। बाईं तरफ का बायां आलिंद, दाईं तरफ का दायां आलिंद, दाएं और बाईं तरफ का बायां निलय, और दाईं तरफ का दायां निलय, ठीक है। ऊपर वाले भाग को आलिंद, नीचे वाले भाग को निलय कहते हैं, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद में शुद्ध रक्त का हमने बता दिया, धमनियों में बहता है, शुद्ध रक्त सिराओं में बहता है। और अगला है ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए मनुष्य के शरीर में, तो 120, यानी धमनियों में 120 की रफ्तार से खून बहता है, और सिराओं में 80 की, ठीक है। तो यदि धमनी सिरा में अंतर आ जाए तो आप बता सकते हैं आराम से, जो धमनी होती है उनकी भित्तियां मोटी होती, सिराओं की पतली होती है। धमनियों में तेज प्रेशर से रक्त बहता है, सिराओं में कम प्रेशर से रक्त बहता है। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। आराम से लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका। इसके बाद में ब्लड प्रेशर हमने बता दिया। अब बात करें हम, लास्ट चीज इसमें होती है पादपों में परिवहन, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी इंसानों की तरह परिवहन होता है। और इसमें सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो जाइलम होता है वो पेड़ पौधों में क्या करता है, पानी का परिवहन करता है, और जो फ्लोएम होता है वो पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, ठीक है। तो जाइलम का काम क्या है, जड़ें जो पानी को अवशोषित करती है उनको पौधे के सभी भागों तक जाइलम पहुंचाता है, और पत्तियां जो भोजन बनाती है उस भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है, फ्लोएम पहुंचाता है, ठीक है। अब लास्ट चीज इसमें बची हुई है, और वो क्या है, उत्सर्जन, ठीक है। क्या है वो, उत्सर्जन। उत्सर्जन का अर्थ ये होता है कि जैसे अब सारी क्रियाएं हो गई,
तो कुछ वेस्टेज मटेरियल भी तो निकलता है हमारी बॉडी से, पसीना निकलता है, यूरिन निकलता है, स्टूल निकलता है। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है, उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं। और इनमें जो मेन काम रहता है वो किडनी का रहता है, वृक्क का रहता है। ध्यान रखिएगा, वृक्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम भी आपको पता होना चाहिए। वृक्क क्या करती है, वृक्क जो है हमारा जो ब्लड होता है उसको छानने का काम करती है, और लगभग 180 लीटर ब्लड हमारे किडनी में रोज बहता है और 1-2 लीटर मूत्र ही उसमें से बनता है, तो इतना छानती है वो। ठीक है, तो वृक्क का काम क्या है, एक वृक्क एक उत्सर्जी अंग है और उसकी मेन इकाई होती है नेफ्रॉन। बस ये याद रखना, अब नेफ्रॉन किसकी मेन इकाई होती है, उत्सर्जन तंत्र की। ये नेफ्रॉन का चित्र है। तो बहुत बार जो एग्जाम में पूछा जाता है कि नेफ्रॉन किसकी इकाई है, उत्सर्जन तंत्र की या पाचन तंत्र की, तो भैया बताना हमको कि ये उत्सर्जन तंत्र की मेन इकाई है जो किडनी में मेन काम करता है। ठीक है, तो ये हमने, अब पादपों में भी उत्सर्जन होता है लेकिन ये ज्यादा नहीं है, जैसे गोंद वगैरह निकलते रहते हैं उनमें से कोई दूध या रस निकलता रहता है, उसको उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे मैंने आपको क्वेश्चन बैंक में बताए हैं ऑलरेडी, और भी मैं इसकी जो है लिंक आपको बता रहा हूँ, पीडीएफ इसको इस वीडियो के साथ ही भेज रहा हूँ ताकि आप सारे क्वेश्चन के आंसर याद कर सकें। अभी हमने अध्याय 6 समझ लिया है, अब हम अध्याय 7 को भी समझने वाले हैं कि अध्याय 7 में आपको क्या क्या करना है। नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का मेन जो पार्ट होता है वो ब्रेन होता है। ठीक है, आपके सामने चित्र है, और ब्रेन जो होता है वो किनसे बना रहता है, नर्व सेल्स से, यानी कि न्यूरॉन्स से बना होता है। अब ये न्यूरॉन का चित्र आपको याद रखना है। और न्यूरॉन में क्या होता है कि जो सिग्नल हमारी बॉडी में है ना, सबसे पहले मान लो हमारा हाथ जल गया या कट गया, तो वो हाथ से सिग्नल कहाँ जाते हैं, ब्रेन तक जाते हैं, ब्रेन से निर्देश आते हैं, उसके हिसाब से हमारी पेशी कोशिकाएं काम करती हैं और किसी भी कार्य को अंजाम देती है। तो ये न्यूरॉन का चित्र है। अब न्यूरॉन का चित्र में है ना 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहला तो ये है ना, इनको क्या बोलते हैं हम, डेंड्राइट्स बोलते हैं। जो आप भी देख रहे हैं ना ये वाले पार्ट्स, इनको डेंड्राइट्स बोलते हैं। इनसे सिग्नल जाता है, कहाँ पर जाता है, कोशिका काय में। कोशिका काय में एक्सॉन, ये लंबा जो आप देख रहे हैं एक्सॉन है, और एक्सॉन के सिरों के द्वारा वापस ये दूसरे न्यूरॉन्स से जुड़ जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब 2 न्यूरॉन आपस में जुड़ते हैं, अपना ब्रेन क्या है, न्यूरॉन सेल से का बना हुआ है, तो न्यूरॉन जो सिरे होते हैं आपस में जुड़ते हैं तो वो खाली जगह होती है। इस खाली जगह को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सिनैप्स। क्या बोलते हैं, सिनैप्स, है ना, ये याद रखिएगा। और दोनों न्यूरॉन्स में सिग्नल्स का आदान प्रदान कैसे होता है, तो कैसे होता है, रासायनिक रूप से होता है, केमिकल, है ना, केमिकली होता है। एक दूसरे से वो कैसे संवाद करते हैं, केमिकल रूप से करते हैं। ठीक है, और जो ब्रेन है हमारा, है ना, वो ब्रेन के बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि सारा जो कंट्रोल, और कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे हम प्रतिवर्ती क्रियाएं बोलते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं जैसे कि जैसे हम किसी अचानक आग के पास हमारा हाथ चला गया और हमारे हाथ को हमको बहुत जल्दी हटाना है, ब्रेन तक सिग्नल नहीं पहुंचे तो देर हो जाएगी, ब्रेन तक पहुंचेगा, तो उसके बीच में एक मेरु रज्जु होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। वो स्पाइनल कॉर्ड ही प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि एकदम से अचानक, जिससे हमारे आंख में एकदम से मच्छर आ जाता है और हम आंख हटा लेते हैं, तो इन सारी क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है, मेरु रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड करता है। ठीक है, अब ब्रेन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ब्रेन के भैया 3 पार्ट होते हैं, है ना, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क में मेमोरी वगैरह होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रेन का चित्र है। अग्र मस्तिष्क में मेमोरी होती है, सारी चीजों को ये स्टोर करके रखती है। इसमें हाइपोथैलेमस भी होता है, पीयूष ग्रंथि भी होती है और थैलेमस भी होता है। ठीक है, और मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क का काम क्या है कि ये जो पार्ट है अग्र मस्तिष्क का, इसको सेरेब्रम कहते हैं। इसका और इस स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरु रज्जु के बीच में एक पुल का काम करता है मध्य मस्तिष्क। और लास्ट पार्ट होता है हमारा ये पश्चिम मस्तिष्क। इसमें पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क होते हैं। इनका काम क्या होता है, शरीर के बैलेंस को बना के रखना। तो 3 पार्ट होते हैं ब्रेन के। अग्र मस्तिष्क का काम क्या है, इसमें मेमोरी रहती है, देखने, सुनने, समझने का काम ये करता है। और है ना, पश्चिम मस्तिष्क का काम क्या होता है, शरीर के बैलेंस को बना के रखना। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया ब्रेन के बारे में। अब कुछ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जो भी मैंने आपको बताया उनमें से भी क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं। तो यहाँ पर आपको ब्रेन के बारे में बता दिया हमने। और प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने के बीच में क्या अंतर है, प्रतिवर्ती क्रिया है ना एकदम से हो जाती है, और टहलने के बारे में हम सोच समझ के काम करते हैं कि अपने को बगीचे में चलना है। ठीक है, अब पादपों में भी ऐसे समन्वय होता है, जैसे कि आपकी छुई मुई का पौधा होता है, तो इनमें जितनी भी चीजें होती है वो सब हार्मोन्स के कारण होती है ना। और अब आगे हम बात करेंगे हार्मोन्स के बारे में कि जंतुओं में हार्मोन्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो जंतुओं में हार्मोन देख लेते हैं हम। सबसे ऊपर क्या आता है हमारा,
है ना, सबसे ऊपर आपका हाइपोथैलेमस, जिससे कि हाइपोथैलेमस हार्मोन निकलता है, और ये हाइपोथैलेमस जो हार्मोन होता है सभी बाकी जितनी भी ग्रंथियां हैं, है ना, जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनको कंट्रोल करता है। एक पीयूष ग्रंथि होती है, वो बाकी दूसरी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, और पीयूष ग्रंथि को हाइपोथैलेमस ग्रंथि कंट्रोल करती है। पराउटू यानी कि थायराइड ग्रंथि, है ना, सॉरी, पराउट यानी पैराथायराइड ग्रंथि, और आउटू यानी कि थायराइड ग्रंथि। इनका काम क्या है? इनका काम है कि हम इनमें सबसे मेन चीज क्या होती है? आयोडीन होता है, और आयोडीन की यदि कमी हो जाती है तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ ग्रंथियां हैं। नीचे बात करें, इनमें से इंपॉर्टेंट चीज हमको क्या पढ़नी है कि जो पुरुष होता है, पुरुष का यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं, जो नर होता है उसमें जो है टेस्टिस यानी वृषण होता है, और वृषण में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन होता है, बस ये याद रखना आपको। और जो मादा होती है उसमें ओवरी यानी अंडा से होता है, उसमें प्रोजेस्टेरॉन, है ना, हार्मोन होता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। इसको आपको याद रखना है। तो नर में कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरॉन, और मादा में एस्ट्रोजन, ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, ये याद रखना आप लोग। ओके, अब यहाँ पर हमने अध्याय 6 और 7 समझ लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इनके अलावा आपको कुछ भी एग्जाम में नहीं आने वाला है। और मैंने जो 6 और 7 आपको समझाया है ये भी आपको लगभग क्लियर हो गया होगा। तो इनका जो है क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं आपको PDF दे रहा हूँ, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी जो है आसानी से आंसर इनके ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये आपके सामने पूरे आंसर आ गए, ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपका लेसन 6 अध्याय 6, इसको मैं धीरे धीरे, है ना, आगे बढ़ाऊंगा, है ना। और आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्वयं पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है ना, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर आपको इसमें मिलेंगे। पाचक एंजाइम के क्या कार्य है ना, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। किसी जीव द्वारा किन किन कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है, और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के विभिन्न पथ, है ना, कौन कौन से होते हैं, ये मैंने भी आपको बताया था। ये आसानी से लिख सकते हैं आप। और गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस के अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे विकल्पित किया गया है, मानव के वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, है ना, और स्तनधारी पक्षियों में ऑक्सीजनित एवं विऑक्सीजनित रुधिर को अलग अलग करना क्यों आवश्यक है ना, पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है, उत्सर्जी पदार्थ से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं, मूत्र बनने की मात्रा का नियमन कैसे होता है, वृक्काणु यानी नेफ्रॉन का आपको बताना है ना। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं इसमें, ये आपको याद करना है, बिल्कुल याद करना है। भोजन के पाचन में लार की भूमिका क्या है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं, है ना। स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण, वायवीय शोषण अवायवीय शोषण में अंतर, जाइलम फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है, सारी चीजें, है ना। और अध्याय 7 के भी आप देख लीजिए, यहाँ पर प्रतिवर्ती क्रिया टहलने में क्या अंतर है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो सिनेप्स होता है उसमें क्या होता है, सारी चीजें, है ना। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति संतुलन का कार्य करता है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क क्या भूमिका है, पादप हार्मोन क्या है, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पर। जो भी ये न्यूरॉन का चित्र है, जो भी आपसे याद हो जाते हैं आप डेफिनेटली उनको याद करिएगा, ठीक है। और मेरुरज्जु का भी आ गया आपके सामने, है ना, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपियों में लिख सकते हैं। तो हमने अध्याय 1, 2, 6 और 7 कंप्लीट कर लिया है। और ऐसे आपको विज्ञान की तैयारी करना है, किसी भी पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि जो आप ये याद करेंगे आपको बहुत काम देंगे, आगे जो परीक्षाएं आएंगी उनमें भी काम देंगे। और वीडियो में मैंने बहुत मेहनत की है, इसलिए एक लाइक जरूर बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। और दूसरे वीडियो में मिलते हैं हम अध्याय 10 और 11 के साथ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा आपको, मेरे साथ बने रहिएगा। विज्ञान